आपको हेलोजन एटम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो बेसिकली ये सब हेलोजन एटम्स हैं। तो यहाँ पे जो हेलो वर्ड है ये हेलो नहीं है, एक्स इज माई हेलोजन। तो मैंने कोई भी हेलोजन लगा दिया उसकी रिप्लेसमेंट पे, तो जो भी मुझे कंपाउंड यहाँ देखने को मिलेगा वो क्या होगा, एक कार्बन एक ही से जुड़ा है तो 1 डिग्री, एक कार्बन 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, एक कार्बन 3 से जुड़ा है 3 डिग्री। अब डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होता है? हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, कैसे हैं मेरे चमकते सितारे? में तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। सो हेयर वी आर विद योर माइंड मैप सीरीज ऑन योर एनसीईआरटी वाला वाईटी चैनल, जहां पर बेटा जी हम आपकी क्लास 12th को एक तरह से रिवाइज करने वाले हैं, एक तरह से सारे पॉइंट्स को रिवाइज करवाने वाले हैं और आपके पेपर के लिए ये एक तरह से बूस्टर की तरह भी काम करेगा, जहां पर आपको मैं कहूँगी एक क्विक रिवीजन मिल जाएगी बिफोर मूविंग ऑन टू योर एग्जाम। अब कौन कौन बच्चे इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी मैम पढ़ाई करते टाइम और पढ़ाई करने के बाद, किस तरीके से इसमें रिवीजन करनी है, क्या नोट्स हमें साथ साथ प्रिपेयर करने हैं, इन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको जवाब दूंगी। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज शौर्य ग्रोवर और मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाने जा रही हूँ माइंड मैप सीरीज के अंदर। मैं वेरियस आपको बैचेस में देखने को मिलूंगी, वेदर इट इज रिलेटेड टू बोर्ड्स, सीयूईटी या फिर नीट या जेई, राइट। तो बेटा जी अगर मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ कंसिडर की जाती है बहुत सारे बच्चों के द्वारा, भी मैम ऑर्गेनिक में ना बहुत रिएक्शंस है, अनगिनत रिएक्शंस है। सो हाउ टू रिवाइज इट, समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, बट मैम याद ही नहीं रहता है। सवाल आता है तो दिमाग में ये चीज़ें घूमने लग जाती है, यार इस टाइम पे ये रिएक्शन लगेगी या इस टाइम पर ये रिएक्शन लगेगी। इस वजह से ना बहुत परेशानी होती है। और एक सच्चाई की बात ये भी है भी मैम, पेपर आते आते ना इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स, उनके इतने सारे नोट्स, कैसे रिवाइज करें, कब करें भी, हमारे पास समय कम हो और थ्योरी ज़्यादा हो, कंटेंट ज़्यादा हो, कैसे उसको तैयार किया जाए। तो उसके लिए बेटा ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब कौन कौन बच्चे इसको देख सकते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिलेबस बेटा कंप्लीट कर लिया है या कंप्लीट करने वाले हैं, जिन्होंने मतलब एक एक बार चैप्टर को समझ लिया है, वो इस सीरीज को अगर करेंगे तो मैं एक तरह से ये कहूँगी तो ये तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, है ना। साथ में ये कहूँगी तैयारी पक्की तो हो ही जाएगी, साथ ही साथ आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा भी हाँ यार इससे बाहर अब पेपर नहीं आने वाला है। दूसरी बात, कौन से बोर्ड्स के बच्चे कर सकते हैं, लाइक सभी बोर्ड्स के कर सकते हैं, ओनली सीबीएसई बोर्ड के कर सकते हैं? सो द आंसर इज बेटा, अगर आपका बोर्ड एनसीईआरटी बुकलेट को कंप्लीटली फॉलो करता है, सो यस यू कैन सी दिस वीडियो और ये आपको बहुत हेल्प भी करेगा। दो मैं बीच में आपको ये भी बताती चली जाऊंगी बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैकेनिज्म है, ये जो रिएक्शन है, यार ये पेपर में आती है और बहुत बार आई है। तो वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी। सो फॉर ऑल दी बोर्ड्स एग्जाम, चाहे आप सीबीएसई ले रहे हो, अगर आप हरियाणा बोर्ड ले रहे हैं, पंजाब बोर्ड ले रहे हैं, दिल्ली बोर्ड ले रहे हैं, मैं बात करती हूँ आपकी यूपी बोर्ड है, जम्मू कश्मीर बोर्ड है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड है, कोई भी बोर्ड्स है, सीबीएसई बोर्ड है और बाकी के बोर्ड जो बेटा एनसीईआरटी को फॉलो करता है, बिहार बोर्ड है, एनी लाइक, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड है, तो जो भी बेटा एनसीईआरटी बुकलेट को फॉलो करता है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे देख सकते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नीट जेई वाले बच्चे देख सकते हैं? तो हाँ जी बिल्कुल देख सकते हैं। आपका एक तरह से रिविजन होने वाला है और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे आपको ना बहुत सारी चीजें जो है वो फ्लो चार्ट्स के थ्रू मैं करवाऊंगी। तो माइंड में एक मैप बनवा देगी आपकी मैम आपके लिए, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। अगर आप मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ करेंगे तो यस वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जितना हम चीज़ों को लिखते हैं उतनी चीज़ें हमें याद रहती हैं। एक चीज़ मैं अपनी सलाह आप लोगों को देना चाहूँगी, जैसे कि आप ये सेशन देख लें बेटा, उसके बाद एक बार खुद से एक चार्ट पेपर ले आइएगा, उसके ऊपर जितनी चीज़ें हैं एक चार्ट में एक चैप्टर का सब कुछ लिख दीजिएगा, राइट। उससे ये पता चल जाएगा भी तुम्हें कितना आता है और कितनी तैयारी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस माइंड मैप सीरीज विद अ ब्यूटीफुल स्माइल एवरीबॉडी। यस मेरे सितारों, चलिए तो आज का चैप्टर जो हमारा गोल है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। मैम क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं हमारे इस माइंड मैप सीरीज में, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। बेटा सबसे पहली बात तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप पढ़ने में आएंगे, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर हो गया, अल्कोहल फिनोल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर हो गया, या फिर मैं अमाइंस की बात करूं
एक्सेप्ट बायोमोलिक्यूल्स। इन सभी चैप्टर्स का एक सिमिलर ट्रेंड है जो आप फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर देखेंगे। आफ्टर दैट बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होगा, किसी भी चीज को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, फिर बेटा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर उसी की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो मेजर पार्ट जहां से सवाल आने वाला है वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसको मैं एमओपी करके बोलूंगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज से पूछा जाता है। तो ये हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू करने वाले हैं ताकि आपको एक रिवाइज हो जाए, आपके दिमाग में क्लियर इमेज सेट हो जाए। हाँ, अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए कोई टॉपिक स्किप कर दिया और उसको लगता है यार इसके थ्रू मैं ना उन चीजों को समझ सकता हूँ, तो यस आप भी इस क्लास को देख सकते हैं, राइट। चलिए बेटा, इंट्रोडक्शन टू हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, सबसे पहला ये पार्ट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करती हूँ मैम, दैट व्हाट डू यू थिंक इज हेलो एल्केन्स? क्या लगता है हेलो एल्केन्स क्या होंगे? क्या लगता है बच्चे हेलो एरीन्स क्या होंगे? हमारे ये दो क्वेश्चंस है यहाँ पर, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। हेलो शब्द का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन का मतलब कौन कौन होगा भाई यहाँ पर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आप सभी स्टूडेंट्स वाकिफ हैं अपने पीरियोडिक टेबल से, अगर आप सभी जानते हैं इसी पीरियोडिक टेबल को, तो इसी पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा जी आपको हेलोजन एटम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो बेसिकली ये सब हेलोजन एटम्स हैं। तो यहाँ पे जो हेलो वर्ड है ये हेलो नहीं है हेलो एरीन्स या हेलो एल्केन्स का, ये हेलो यहाँ स्टैंड करता है फॉर ऑल दी हेलोजन एटम्स, राइट। अब मैम ये हेलोजन एटम से हमें पता क्या चल रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं भी। आप देखिए कोई भी एलिफैटिक कंपाउंड है, एलिफैटिक का मतलब होता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अगर मैं बात करती हूँ कोई भी एक एलिफैटिक कंपाउंड में से आपने बेटा एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे बेटा कोई भी एक हेलोजन लगा दिया, एक्स इज माई हेलोजन, तो मैंने कोई भी हेलोजन लगा दिया उसकी रिप्लेसमेंट पे, तो जो भी मुझे कंपाउंड यहाँ देखने को मिलेगा वो क्या होगा? वो हेलो एल्केन होगा। क्या कहलाएगा? वो हेलो एल्केन। बेटा हेलो एल्केन का एक और नाम है जिससे ये जाना जाता है, जिसका नाम है बेटा एल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं बच्चे इसको? एल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूं मैम, ये तो आपने एक रिएक्शन करके दिखाया, अगर इन जनरल मुझे इसकी रिप्रेजेंटेशन करने को आएगी तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? तो बेटा इस CH4 को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकती हूँ CH3H, या फिर मैं ऐसे लिख दूं RH, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटाना तो उसको मैंने अलग से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस RH में से अगर एक हाइड्रोजन हटाया, एक हेलोजन लगाया, तो RH क्रिएट हो गया। सो ये RH हमारा क्या है? हेलो एल्केन है। सो हेलो एल्केन्स को जनरली RH से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पर ये भी बहुत ही बड़ा एक मैं कह सकती हूँ चीज है जो आपकी डेफिनेशन में लिखने पे आती है और आपको डेफिनेशन में लिखना होता है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हेलो एल्केन्स। तो किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर आप हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन लगाते हो तो दैट इज हेलो एल्केन्स, जहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मेंशन करना भी जरूरी होगा। तो अगर हेलोजन कार्बन से जुड़ा और कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने से बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। तो ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, राइट। ये था आपकी जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट हेलो एल्केन्स। बात करना चाहूंगी भी मैम, व्हाट डू यू थिंक इज हेलो एरीन्स? हेलो एरीन्स क्या चीज है मैम, इसके बारे में देखते हैं। तो बेटा अगेन हेलो स्टैंड्स फॉर हेलोजन एटम। हेलो किसके लिए स्टैंड करेगा? हेलोजन के लिए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सब के लिए स्टैंड करेगा। एरीन्स का मतलब यहां पर क्या होता है? एरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन मैम? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टैंड्स फॉर हेलो एरीन्स। एरोमेटिक केस जो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं हमारे चैप्टर्स में, वैसे एरोमेटिसिटी के भी रूल्स होते हैं, बट वी हियर आर टॉकिंग अबाउट बेंजीन रिंग बेटा। तो अगर मैं बात करती हूँ कि बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग के अगर आप कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो या अगर आप इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो तो बेटा एक एक हाइड्रोजन एटम हर जगह है ना। अगर मैं बोलती हूँ कोई भी एक हाइड्रोजन हटा करके आपने क्या किया बच्चे? हेलोजन एटम लगा दिया, हेलोजन एटम वहां पर प्लेस कर दिया, तो एक तरह से बेटा जी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हेलो एरीन देखने को मिलता है। बेटा हेलो एरीन का दूसरा नाम होता है एराइल हैलाइड। एक और नाम क्या है मैम इसका? एराइल हैलाइड है। अब एक और सवाल मैम, जैसे आपने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बोली sp3 होती है, तो यहाँ क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड गिनो, 1 2 3, पाई बॉन्ड को बेटा काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। 3 सिग्मा बॉन्ड के होने की वजह से
से मैम ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. सो नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट डू यू थिंक इज हेलो एल्केन एंड व्हाट डू यू थिंक इज हेलो एरीन. क्लियर हो गया होगा. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इन चीजों को नोट कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा सवाल ये आता है मैम अगर मुझे हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई करना है तो मैं कितनी कैटेगरीज में हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन कर सकती हूँ, राइट? बेटा 3 तरीके से आप हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. सबसे पहला तरीका आता है भी आपके कंपाउंड के अंदर कितने हेलोजन आटम जुड़े हुए हैं, कितने हेलोजन आटम प्रेजेंट है. क्या आपके मेन कंपाउंड के अंदर एक हेलोजन आटम है, क्या आपके कंपाउंड के अंदर 2 हेलोजन आटम है, क्या आपके कंपाउंड के अंदर 3 हेलोजन आटम है, 4 हैं, 5 हैं, कितने हैं, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है. तो लेट्स कंसिडर बेटा अगर आपके कंपाउंड के अंदर एक ही हेलोजन आटम है, एक ही हेलोजन आटम है तो मोनो हेलो एल्केन कहलाता है. क्या कहलाता है? मोनो हेलो एल्केन. मोनो का मतलब होता है एक. तो एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, अगर एक ही हेलोजन आटम प्रेजेंट होगा कंपाउंड के अंदर, जैसे CH3Cl हो गया, जैसे बेटा CH3CH2 Br हो गया, जैसे बेटा CH3CH Br CH3 हो गया. एक हेलोजन आटम जब भी प्रेजेंट होगा तो वो मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा, राइट? जी मैम. बेटा अगर आपके कंपाउंड के अंदर 2 हेलोजन आटम है तो वो डाई हेलो एल्केन कहलाएगा. हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, इसलिए डाई एल्काइल हैलाइड भी से बोला जा सकता है. जब आपके कंपाउंड के अंदर 2 हेलोजन आटम प्रेजेंट होते हैं उसे डाई हेलो एल्केन कहा जाता है. अब डाई का मतलब 2 है तो बेटा इसकी फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं, इसकी फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं. एक होता है जेम डाई हैलाइड, एक होता है बेटा विस डाइहैलाइड. जेम डाइहैलाइड का दूसरा नाम होता है जेमिनल डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड का दूसरा नाम होता है विसनल डाइहैलाइड. जेम डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है? डाइहैलाइड मतलब 2 हेलोजन होना. अगर वो 2 हेलोजन एटम्स एक ही कार्बन पे जुड़े हैं तो जेम डाइहैलाइड है. अगर वो दोनों हेलोजन एटम्स आसपास वाले पड़ोसी कार्बन पे लगे हैं तो वो विसनल डाइहैलाइड होगा. तो ध्यान से देखिएगा, अगर एक ही कार्बन एटम पर आपके हेलोजन एटम्स ऐसे जुड़े हैं तो ये जेम डाइहैलाइड है. अगर अड़ोसी पड़ोसी पर हैं, साथ साथ वाले पर हेलोजन एटम्स अटैच्ड हैं तो वो बेटा विसनल डाइहैलाइड या विस डाइहैलाइड की कैटेगरी में आएगा. तो फिर से रिपीट करना चाहूंगी, पहली क्लासिफिकेशन ये है बेटा आपके कंपाउंड के अंदर कितने हेलोजन आटम प्रेजेंट है. अगर एक प्रेजेंट है तो मोनो हेलो एल्केन है, अगर 2 प्रेजेंट है तो डाई हेलो एल्केन है. डाई में हमने इसको 2 में क्लासिफाई किया, जेमिनल डाइहैलाइड, विसनल डाइहैलाइड. जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है? एक ही कार्बन आटम के ऊपर बेटा आपने 2 हेलोजन आटम्स को जोड़ दिया. विसनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है? अगल बगल वाले कार्बन पे आपने हेलोजन आटम को जोड़ा. पर ध्यान रखना 2 ही हेलोजन आटम्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये डाइहैलाइड है. अच्छा मैम ट्राइहैलाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. ट्राइहैलाइड होने का मतलब 3 हेलोजन आटम का जुड़ना, राइट एवरीबॉडी? तो पहली क्लासिफिकेशन आई होप सो सभी को क्लियर होगी. अगली क्लासिफिकेशन आती है बेटा बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड. भाई जो तुम्हारा RX है हेलो एल्केन RX होता है, उसकी क्या डिग्री है उस बेसिस पर. तो बेटा पहली क्लासिफिकेशन इसमें होती है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. पहली क्लासिफिकेशन होती है बच्चे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, जिसको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं. प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होगा? हेलोजन आटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो प्राइमरी कार्बन है. अब पहले तो ये जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन क्या होंगे. प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या होता है? एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है. तो अगर मैं हूं और मैंने एक ही कार्बन से मैंने अपना बॉन्ड बना रखा है तो मैं 1 डिग्री हूं. अगर मैंने 2 कार्बन से बॉन्ड बना रखा है मैं 2 डिग्री हूं. अगर मैंने 3 कार्बन से बॉन्ड बना रखा है मैं 3 डिग्री हूं. तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है वो उसकी डिग्री होती है. एक कार्बन एक ही से जुड़ा है तो 1 डिग्री, एक कार्बन 2 से जुड़ा है 2 डिग्री, एक कार्बन 3 से जुड़ा है 3 डिग्री. अब डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होता है? हेलोजन एटम जिस डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा होगा वही उस कंपाउंड की डिग्री बन जाएगी. अगर हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो उस कंपाउंड की डिग्री प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है. अगर हेलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो वो कंपाउंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा. अगर हेलोजन एटम टर्शरी कार्बन से जुड़ा है तो हमारा कंपाउंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा. समझे? चलिए एग्जांपल देखते हैं. अगर हमारा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो प्राइमरी है, प्राइमरी कब होगा? जब ये एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है. बेटा दूसरा केस आता है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड.
सेकेंडरी का मतलब होता है बच्चे 2 डिग्री। तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के केस में क्या होता है, हेलोजन एक सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है। सेकेंडरी कार्बन मतलब जो फर्दर 2 से जुड़ा है, जो फर्दर बेटा सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा है। तो ये हमारा कैसा है मैम, ये हमारा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, इसी के अंदर थर्ड कैटेगरी कौन सी आती है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। टर्शरी का मतलब क्या होता है बेटे, 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब हेलोजन 3 डिग्री कार्बन एटम से अटैच्ड है। अगर हमारा हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है बेटा जो 3 कार्बन से जुड़ा है, देखो हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, तो ये हमारा एल्काइल हैलाइड क्या कहलाएगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में फॉल करेगा। क्लियर हो गया सभी को, यस एवरीबॉडी। चलें आगे। तो डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड क्लियर हो गया है। तो अब हमारे पास आती है थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम जिससे हेलोजन जुड़ा है। मान लो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, उस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो अगर आपका हेलोजन एटम बेटा एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक तो ये क्लासिफिकेशन है। अगर आपका हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है sp3 है, तो एक ही क्लासिफिकेशन है। sp3 के अंदर आपके पास 2 केसेस आते हैं, एक आता है एलाइलिक हैलाइड, एक आता है एलाइलिक हैलाइड, और दूसरा बेटा आता है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या आता है बच्चे, बेंजाइलिक हैलाइड आता है। अगर हेलोजन sp2 से जुड़ा है तो यहाँ पे आता है पहला केस विनाइलिक हैलाइड और दूसरा आता है एराइल हैलाइड। ठीक है, तो आइए इनको पढ़ते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगी मैं रिकैप कर देती हूँ। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, जेम मतलब सेम कार्बन पे, विसिनल मतलब अड़ोसी पड़ोसी पर। डिग्री में जो कार्बन की डिग्री है वही एल्काइल हैलाइड की डिग्री है। तो बेटा अभी मैंने आपको जो चीजें एक्सप्लेन करी, आइए उनको देख लेते हैं एक बारी फटाक से। बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, एक ही हेलोजन है तो मोनो, 2 हेलोजन है तो डाई। पॉली का मतलब क्या होता है, 2 से ज्यादा होना बेसिकली। 1 2 3 हेलोजन एटम है तो पॉली हेलोजन भी कह सकते हैं। अच्छा, बेस्ड अपॉन दी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं बेटा। एल्काइल हैलाइड्स तो आपने देख लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। बेटा एक तरह से आप डिग्री वालों को sp3 के अंडर भी पुट कर सकते हो। दूसरी बात बेटा, अभी मैंने आपको बताया sp3 के अंदर एक नाम है एलाइलिक हैलाइड का। एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कैसा है, जो sp3 है और जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। क्या बोला मैंने, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर एक डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, तो ये एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। और ये जो कार्बन है ना जिससे हेलोजन जुड़ा है, ये एलाइलिक कार्बन कहलाता है। देखिए अगर यहाँ हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या है हमारा एलाइलिक। हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, ये भी किस में आएगा, एलाइलिक में आएगा। समझ गए। अच्छा बेटा, बेंजाइलिक क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना बेंजाइलिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है हेलोजन को जब तुम बेंजीन रिंग से जोड़ दोगे बेंजाइलिक बन जाएगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारा हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो बाद में बेंजीन से जुड़ा है, वो बेंजाइलिक होगा। क्यों मैम, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए जिससे हेलोजन जुड़ा है। ध्यान रखिएगा, sp3 के अंदर एलाइलिक में क्या था, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो बाद में डबल बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ क्या है, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा है। अगर वो डबल बॉन्डेड वाले से जुड़ा होगा तो एलाइलिक होगा, बेंजीन से जुड़ा होगा तो बेंजाइलिक होगा। इन दोनों ही केसेस में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर हो गया। ओके मैम, इसके बाद हमारे पास जो कहानी आती है वो आती है भी, अगर हमारा हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp2 है, तो आपने बोला इसमें 2 केसेस आते हैं, एक विनाइलिक का, एक एराइल का। विनाइलिक का मतलब क्या होता है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है। भाई एलाइलिक में हेलोजन तो एक कार्बन से जुड़ा था जो बाद में डबल बॉन्ड से अटैच्ड है ना, वो तो नहीं खुद से बना रहा था डबल बॉन्ड। लेकिन विनाइलिक में यही होता है बेटा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद से डबल बॉन्ड बना रहा है, तो वो विनाइलिक है। आइए इसको देखते हैं, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये विनाइलिक है। अगर आप जानना चाहें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp2 है, क्योंकि आप पाई बॉन्ड को तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। अब इसके अंदर लास्ट क्लासिफिकेशन आती है एराइल हैलाइड क्या होते हैं। तो एराइल हैलाइड का बेटा दूसरा नाम हेलो एरीन होता है, अभी हमने पढ़ा है। हमने इसको इस कैटेगरी में इसीलिए डाला क्योंकि कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है बेटा, हेलोजन अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो एराइल है, हेलोजन अगर एक कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर बेंजीन से जुड़ा है तो वो बेंजाइलिक है। डिफरेंस समझ पा रहे हैं तो फटाक से क्लासिफिकेशन को नोट कर सकते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आती है जी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करती हूँ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स में कैसे करनी है बेटा, वर्ड रूट सबसे पहले सेंटर पे लिखना है। जनरली हम कॉपी में क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं सारी चीजें, पर यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना है। पहले आपको सेंटर पे चीज लिखनी है, फिर आपने राइट हैंड साइड वाला काम करना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो वर्ड रूट बेटा ये आपको बताता है भी आपकी मेन चेन में कितने कार्बन है। एक कार्बन है तो मिथ आएगा भाई, 2 कार्बन है तो इथ आएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा, 4 कार्बन है बेटा तो ब्यूट आएगा, 5 कार्बन है बच्चे तो पेंट आएगा, 6 कार्बन है बच्चे तो हेक्स आएगा, 7 कार्बन है बच्चे तो क्या आएगा, हेप्ट आएगा, 8 कार्बन है बच्चे तो ऑक्ट आएगा, 9 कार्बन है बेटा तो नॉन आएगा, 10 है बेटा तो डेक आएगा, 11 है बच्चे तो अनडेक आएगा, 12 है बच्चे तो डू डेक आएगा। ठीक है, कितने कार्बन आपकी मेन चेन पेरेंट चेन में, उस बेसिस पे आप वर्ड रूट लिखते हैं। बेटा प्राइमरी सफिक्स, पहले आपने ये काम किया फिर ये करोगे। प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड बताता है कार्बन कार्बन में कैसा है। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE एन लगाओगे, अगर उनमें डबल बॉन्ड है तो ENE इन लगाओगे, अगर बेटे उनमें ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE आइन का आप इस्तेमाल करेंगे। बेटे यहाँ सेकेंडरी सफिक्स इसके बारे में बताता है, तो कोई अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके बारे में बताएंगे, और यहाँ पे हम सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हो तो उसकी अवधि वहां पर रहेगी। प्राइमरी प्रीफिक्स इसके बाद की कहानी है। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है, रिंग बना रहा है, तो आपने साइक्लो शब्द का इस्तेमाल करना है, और अगर साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन कंपाउंड है, तो कुछ भी नहीं लिखना। अब बारी आती है सेकेंडरी प्रीफिक्स की। तो बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स आप यूज 3 चीजों के लिए करते हो। पहला आता है जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, सीनियर मोस्ट ये रहा, जूनियर मोस्ट ये रहा। जैसे होता है ना, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को देखूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियरिटी ऑर्डर में सबसे टॉप पर है, तो उसको आप वहां पे सफिक्स में लिखेंगे, और अल्कोहल को आप लिखेंगे जी प्रीफिक्स में। ठीक है, ऐसे। तो जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज कर सकते हो, साइड चेन के लिए यूज कर सकते हो। साइड चेन का मतलब अगर कोई कार्बन की चेन मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो रही है तो आप उसको एल्काइल करके लिखोगे। 1 कार्बन है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, 5 है तो ऐसे करके। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा और किसके लिए लिख सकते हो, एक्स्ट्रा ग्रुप्स के लिए लिख सकते हो। एक्स्ट्रा ग्रुप जैसे कि मैम इस चैप्टर में है Cl, अगर Cl लिखा आ जाए तो क्लोरो लिखेंगे, Br लिखा आ जाए तो ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन लिखा आ जाए तो आयोडो लिखेंगे, और फ्लोरीन लिखा आ जाए तो फ्लोरो लिखेंगे। तो बेटा ये एक्स्ट्रा ग्रुप के तौर पे अगर ये सब आपको देखने को मिले तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखना है। तो बेटा ये IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक निचोड़ है जिसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर्स मैं लेकर के आई हूँ, कुछ कॉमन नेम लेकर के आई हूँ ताकि आप सभी को पता चले। देखिए, तो ये बेटा आपके पास कॉमन नेम का ग्रुप है, ये आपके पास IUPAC नेम है। यहाँ पर मैं आपको N आइसो के बारे में बता देती हूँ। N का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, मतलब स्ट्रेट सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े होंगे। आइसो का मतलब क्या होता है, जैसे आइसो प्रोपाइल है, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, और क्लोराइड है मतलब देखो 3 कार्बन है और सेकेंड कार्बन के ऊपर एक CH3 है। तो टोटल यहाँ पे जो कॉमन नेम लिखते हो उसमें जो भी वर्ड लिखते हो वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए आप इस्तेमाल करते हो। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट थे। ये आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर है बेस्ड अपॉन दी रूल्स। आप यहाँ से बेटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बच्चे आती है पार्ट आइसोमेरिज्म की। तो मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 ही आइसोमेरिज्म आपने पढ़नी है। वैसे आइसोमेरिज्म जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल एक स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के अंदर सिर्फ 3 ही आपको वैसे तो देखना होता है, चेन, पोजिशनल एंड फंक्शन। लेकिन जो अभी आपको रिक्वायर्ड है वो चेन और पोजिशनली रिक्वायर्ड है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आइसोमेरिज्म का मैम मतलब क्या होता है। आइसो का बेटा मतलब होता है सेम, और मेरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा ऐसे कोई भी 2 कंपाउंड जिनके अंदर उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन कोई भी एक प्रॉपर्टी अलग है, या तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना पर कोई एक प्रॉपर्टी अलग हो जाना उसको आइसोमर्स कहलाता है। चेन आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल दे दिया और मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ मेन चेन में 4 कार्बन एटम है, यहाँ मेन चेन में 3 है और एक ब्रांच्ड में है। तो अगर आपकी चेन में फर्क आ जाए, मेन चेन के अंदर कार्बन एटम की संख्या बदल जाए या साइड चेन में कार्बन एटम की संख्या बदल जाती है तो वो चेन आइसोमर्स होते हैं। जबकि अगर मैं बात करती हूँ पोजीशन आइसोमर्स की, तो मान लीजिए बेटा यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया,
और इसमें सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगाया। तो बेटा मैंने इस क्लोरीन की जगह एक जगह फर्स्ट लगाया, एक फर्स्ट कार्बन पे, एक जगह सेकंड पे लगाया। तो कोई भी डबल बॉन्ड, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप की अगर जगह मैं बदल देती हूँ तो वो पोजिशनल आइसोमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के। राइट एवरीबडी। चेन आइसोमर्स के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पोजिशन में भी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दिया, जब पोजिशन में फर्क आ जाता है। अब बेटा यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। आप जानते हो आपका जो हेलो एल्केन है आर एक्स है, ये जो आर है कार्बन को डिनोट करता है। तो कार्बन और हेलोजन का कैसा बॉन्ड होता है, तो देखिए हेलोजन और कार्बन में क्या फर्क है बेटा। यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं ई एन। ई एन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मतलब होता है मैम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, अपने प्रति नेगेटिव चार्ज को खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। द टेंडेंसी to attract negative charge towards itself, shared pair of electron towards itself, जो कि हेलोजन की ज्यादा होती है। जब हेलोजन की ज्यादा होती है तो उस पे ऐसे ऐसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे ऐसे पार्शियल पॉजिटिव आता है। अभी आधा एस जिसको आप पार्शियल बोल रहे हो, क्यों है, पूरा नहीं है। आधा क्यों है, पूरा क्यों नहीं है मैम, क्योंकि अभी बॉन्ड नहीं टूटा। जब तक बेटा बॉन्ड नहीं टूटेगा आप आधे आधे चार्जेस लगाओगे, जब बॉन्ड टूट जाएगा तो पूरे पूरे चार्जेस लगाओगे। तो बेटा ईएन जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हेलोजन की ज्यादा होती है। अपने प्रति इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता किसकी ज्यादा है भाई, हेलोजन की ज्यादा है। इस वजह से हेलोजन पे कैसा चार्ज है भाई, नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज है बच्चे, पॉजिटिव है। तो ये बेटा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। जब ऐसे चार्जेस आते हैं किसी भी दो स्पीशीज पर तो वो पोलर कहलाता है। राइट, पोल्स आ गए भाई, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो हेलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसी वजह से वो पोलराइज्ड होता है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं नाउ विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हमने अब बेसिक जानकारी सारी जान ली है, हेलो एल्केन्स को कैसे बनाया जा सकता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो बेटा जी हेलो एल्केन्स को कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, आप यहाँ लिखेंगे MOP यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RX। हेलो एल्केन्स को कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं, आइए इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझते हैं। बेटा सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ इससे आप इसको बना रहे हो, कैसे बनाना है, पहला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। किससे मैम, हाइड्रोकार्बन से हम मैम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन भी मैम डिफरेंट तरीके के होते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन बेटा, सबसे पहले ए पार्ट है एल्केन। एल्केन से यानी कि जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है उन कंपाउंड से कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, तो बेटा Cl2 या फिर Br2 को आप ऐड कराते हो सनलाइट की प्रेजेंस में। ये सनलाइट का सिंबल है। Cl2 या Br2 का एडिशन क्या कहलाता है, हेलोजिनेशन। कोई भी एक हेलोजन ऐड होता है उसको हेलोजिनेशन कहते हैं। तो मैम Cl Br क्यों नहीं लिखा, Cl2 Br2 क्यों ही लिखा, बेटा हेलोजन एटम डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तभी Cl2 तभी Br2 लिखा, ध्यान रखिएगा। अब आपने ये जो रिएक्शन करवानी होती है एल्केन्स की करवाते हो, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में, किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है बेटा, ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। किसको मैम, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। बेटा कितने स्टेप्स का होता है मैम, ये 3 स्टेप्स का होता है। कौन सा होता है बच्चे मैम, ये होता है चेन इनिशिएशन, ये होता है चेन इनिशिएशन, ये होता है चेन प्रोपेगेशन, ये होता है चेन प्रोपेगेशन, और ये होता है चेन टर्मिनेशन। तो मैम इन 3 स्टेप्स में हम ये मैकेनिज्म परफॉर्म करवाते हैं, ये हम मैकेनिज्म परफॉर्म करवाते हैं। याद करो एक बेसिक सी बात, मैम इथेन बनता है ट्रेसेस में, बच्चे गलती करके आते हैं, तुमने नहीं करनी है, ठीक है। तो बेटा दिस इज क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट, सनलाइट आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। चलिए जी मैम इसी का ही बी पार्ट बताइए। हाइड्रोकार्बन्स का बी पार्ट है एल्कीन्स से भी आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। किसकी मदद से, एल्कीन्स। कौन होते हैं एल्कीन्स मैम, एल्कीन्स वो होते हैं जिनमें होता है डबल बॉन्ड, जिनमें कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो मैम इसमें कैसे करेंगे मैम, बेटा यहाँ पर देखना, अगर तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाए, तो बेटा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें HX ऐड कर दो,
हाइड्रोजन हैलाइड। पॉजिटिव को नेगेटिव से, मतलब इस पॉजिटिव को इस सी से जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ दो, किसी को कहीं पे भी जोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल क्या होता है? जब डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द सेम चीजें होती हैं वो सिमेट्रिकल होता है। दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। तो मैम अनसिमेट्रिकल में क्या करना है? मैम अनसिमेट्रिकल में क्या करना है? देखिए, अगर मान लो इसी सवाल को मैं ऐसे लिख दूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बेटा यहाँ दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं लिखती हूँ HCl, या मैं लिखती हूँ HBr, या मैं लिखती हूँ HI, कुछ भी लिखती हूँ बेटा, यहाँ पे आपको जिस रूल को फॉलो करना है, यहाँ पे आपको जिस रूल को फॉलो करना है उसका नाम है मार्कोवनिकॉफ रूल। मार्कोवनिकॉफ रूल। और अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ HBr विद पर ऑक्साइड, अगर HBr के साथ पर ऑक्साइड लिख दूंगी तो वहां पर एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करोगे। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को। मैम व्हाट इज मार्कोवनिकॉफ रूल? व्हाट इज एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल? अरे बेटा, अरे बच्चे, अगर मैं बोल देती हूं HX में से जो नेगेटिव पार्ट है, ये क्वेश्चन था, अगर मैं कहूं HX के से नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है, तो ये मार्कोवनिकॉफ रूल है। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे हेलोजन आ जाएगा और इस पे हाइड्रोजन। ये मार्कोवनिकॉफ रूल है। एंटी क्या होगा? इसका उल्टा, नेगेटिव उस पे जाएगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है। कब लगता है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल? मैम जब यहां पर HBr विद पेरोक्साइड आ जाए। अच्छा बेटा, मार्कोवनिकॉफ रूल जो है वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये भी ध्यान रखना है। तो बी पार्ट का एल्कीन्स का पहला केस क्लियर हो गया। अच्छा बच्चे, इसी के अंदर एक सी पार्ट है बेटा, एल्कीन्स में ही है। एक सी पार्ट है बच्चे, एल्कीन्स में ही है। अगर आप एल्कीन्स की रिएक्शन करवाते हो Br2 के साथ, भाई Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहां से विसिनल डाइब्रोमाइड मिलता है। विसिनल डाइब्रोमाइड ऑब्टेन होता है। ये तो बच्चे सारे हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन मैंने करवा दी। एक बात बताओ, यहाँ क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन ही लिया, फ्लोरीनेशन आयोडीनेशन क्यों नहीं लिया? बेटा आयोडीनेशन जो होता है दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, वो नहीं हो सकती है, रिवर्स हो जाती है, बनते सारी वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्लोरीनेशन क्यों नहीं हो सकती? विग्रस रिएक्शन है। तो मैम कैसे बनाऊं मैं RI, कैसे बनाऊं मैं RF? तो बेटा दो नेमिंग रिएक्शंस हैं। अब हम कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट दो नेमिंग रिएक्शंस। बेटा डी पार्ट यहाँ पे मैं लिखने वाली हूं, इसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या नाम है बच्चे इसका? मैम इसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या है फिंकलस्टीन रिएक्शन? RX, जहां पे X आपका क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, इसकी रिएक्शन आप NaI के साथ करवाओगी ड्राई एसीटोन में। तो बेटा ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दो, RI बनेगा। इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ दो, NaX बनेगा। मैम फिंकलस्टीन रिएक्शन से आप RI बना सकती हो। क्लियर हो गया? गुड। अच्छा, इसके बाद कौन सी रिएक्शन है बेटा? ई पार्ट आपका आता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटे? स्वार्ट्ज रिएक्शन। बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपने RX लिया, इसके साथ हैवी मेटल का कोई भी फ्लोराइड लीजिए, हैवी मेटल का कोई भी फ्लोराइड लीजिए बेटे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बना दोगे? RF बना दोगे। क्या बनाओगे? RF। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन नामक जानी जाती है। अब बच्चे इसके बाद जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं, जो F मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। भाई अल्कोहल से कैसे बनाओगे? तो अल्कोहल से इसको ऑब्टेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला है HCl प्लस ZnCl2। HCl प्लस ZnCl2 को क्या कहा जाता है? ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्रूव्स प्रोसेस कहा जाता है। ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। मैम यहाँ पे सिंपल है, अल्कोहल क्या होता है? ROH। ROH में से OH और इसका H वाटर निकाल दीजिए मैम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 3 डिग्री अल्कोहल के केस में ZnCl2 का इस्तेमाल नहीं करते। मैम ZnCl2 है क्या? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को निकालने में मदद करता है, पर 3 डिग्री अल्कोहल में सिंपल हीट करोगे रिएक्शन हो जाएगी। पहली रिएक्शन बता दी। अच्छा मैम इसकी रिएक्शन बेटा आप PCl3 के साथ करते हो तो क्या बनता है? RCl, और साथ में क्या बनता है? H3PO3। क्या बनता है?
H3PO3 बनता है और RCl बनता है, और भाई RCl बनता है। इसी की रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ करवाती हो, क्या बनता है? POCl3 बनता है, RCl बनता है। क्लियर हो गया है? इसी की रिएक्शन भाई, इसी सेम की रिएक्शन, इसी सेम की रिएक्शन आपने SOCl2 के साथ करवाई, स्टार लगा लेना, बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है SOCl2। क्यों बेस्ट मेथड है मैम? क्योंकि यहाँ पे प्योर RCl बनता है, साथ में दो गैसेस लिबरेट आउट होती हैं, SO2 और HCl। कलर से आपको पता चल जाएगा भी मैंने यहाँ पे किसके लिए कौन सा प्रोडक्ट बनाया है। क्लियर हो गया है? तो बेटा ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया बेटा जी हेलो एल्केन के रिगार्ड में। अब मैं आगे प्रोसीड करने वाली हूँ, आई होप सो सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। यस बच्चे, सभी ने नोट आई होप सो कर लिया होगा। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये अल्कोहल की मैंने सेपरेटली भी लिखी है, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से आप RCl बना सकते हो। याद रखना 3 डिग्री में ZnCl2 नहीं चाहिए बच्चे, 3 डिग्री में नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अगर HBr विद H2SO4 लेते हो तो RBr बनेगा, HI के साथ करोगे RI बनेगा, PX5 लोगे RX बनेगा, SOCl2 लोगे RCl। ये बेस्ट मेथड कंसिडर किया जाता है, पायरिडीन की प्रेजेंस में होता है, इसको डार्जन्स प्रोसेस भी कहते हैं। क्लियर हो गया है? तो बेटा ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन की? तो बेटा यहां से सवाल जो आता है बॉइलिंग पॉइंट से आता है और सॉल्युबिलिटी से आता है। आइए इसको जानते हैं। पहली बात बेटा, जितने भी एल्काइल हैलाइड है, जितने भी RX है, वो सभी क्या है? कलरलेस है। भाई जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं ना, वो कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में आएंगे तो ब्रोमाइड RBr या RI जो है वो कलर आ जाएगा उनमें। तो वो यही कहता है हाउएवर ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है जैसे ही लाइट एक्सपोजर होगा कलर उनमें आ जाएगा। बेटा इसके बाद मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, ये सभी गैसेस होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये चैप्टर आ जाए, कोई चैप्टर आ जाए, जितने भी लोअर कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 1 कार्बन 2 कार्बन हद से 3 कार्बन, वो सब गैसेस होते हैं। जैसे ही कार्बन एटम बढ़ाओगे, 4 कर दिए, 5 कर दिए, 6 कर दिए, 7 कर दिए, बेटा वो लिक्विड हो जाएंगे। और कार्बन एटम बढ़ाते चले जाओगे ना तो बेटा वो सॉलिड फॉर्मेट में होंगे। तो सभी के केसेस में यही है, हर चैप्टर में यही है। लोअर वाले मतलब जिनमें कम कार्बन है वो गैसेस हैं, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, ऐसा चलता है। इसके बाद मैं बात करती हूं जितने वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स, वॉलेटाइल का मतलब जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उन सभी की एक स्वीट स्मेल होती है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी 2 चीजों पे डिपेंडेंट होता है। जिस केस का भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, जिस किसी का भी मास ज्यादा होगा भाई, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। और जिस किसी के अंदर सॉल्युबिलिटी होगी, ब्रांचिंग होगी, सॉल्युबिलिटी नहीं ब्रांचिंग होगी, तो बेटा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग रहेगा। आगे बात करती हूँ डेंसिटी की। तो आप जानते हैं डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो जितना ज्यादा मास होगा बेटा उतनी ज्यादा डेंसिटी, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा, जितने हेलोजन ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा, जितना मास ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा। क्लियर हो गया है? बढ़िया बेटा। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो बेटा देखिए एल्काइल हैलाइड्स की बात करती हूँ, तो बेसिकली ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जनरली इनसॉल्युबल ही कंसिडर करते हैं हम इसको पानी में। इसका एक रीजन भी आता है, क्यों? क्योंकि बेटा इनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं होती भी हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ करके उनके साथ बॉन्ड बना ले। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? घुलना। किसी चीज में कैसे घुलोगे भाई? अगर मेरे पास पानी है, मैंने उसमें ऊपर से कुछ डाला, वो उसमें मिक्स कब होगा? जब वो उसके पुराने बॉन्ड तोड़ेगा और उसके साथ नए बॉन्ड बनाएगा। तो पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, इनके पास नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं घुलेंगे। समझ गए? तो बेटा ये आपकी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया है? सभी बच्चे इसको नोट कर सकते हैं बेटा। सभी स्टूडेंट्स यार इसको नोट कर सकते हैं बेटा। अब हम करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। क्या करने वाले हैं हम? अब करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स को अब आप किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो? हेलो एरीन्स का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग के ऊपर जब हेलोजन लगा होता है, इसको आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं भाई? ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरीके से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा? सबसे पहला मेथड आता है जो कि है सैंडमियर रिएक्शन। सबसे पहला मेथड है
सैंडमेयर रिएक्शन। क्या है सैंडमेयर रिएक्शन? बेटा ध्यान से सुनना, आप जब एनिलिन लेते हो, एनिलिन क्या होता है? ये एनिलिन होता है। जब बेंजीन रिंग पे क्या है? NH2 है। बेटा एनिलिन को और क्या कहते हैं? एनिलिन को और कहा जाता है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। क्या कहा जाता है? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन कहा जाता है। मैम जब एनिलिन लिया, एनिलिन की रिएक्शन करवाई हमने NaNO2 और HCl के साथ 273 से लेके 278 केल्विन पर। मैम यहां से बनेगा बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में डायरेक्टली बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से दी है, पर मैं उससे पहले इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि अमाइंस के अंदर आता है, बार बार आता है, तो पहले से पता होगा तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। क्या बनाया यहां से? बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये डाइअज़ोनियम क्लोराइड क्या है? डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, क्लोराइड मतलब Cl नेगेटिव। बेटा इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हो Cu2Cl2 के साथ और HCl के साथ, तो यहां से आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। अगर बेटा इसी की रिएक्शन बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Br2 के साथ करवाते हो HBr की प्रेजेंस में, तब भी सैंडमेयर है, तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको यहाँ पे बेंजीन के ऊपर Br मिलेगा। तो बेटा ये सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन मैम? सैंडमेयर रिएक्शन। मैम दूसरी रिएक्शन कौन सी है? भाई दूसरी रिएक्शन आपकी यहाँ आती है जिसका नाम है गेटरमैन रिएक्शन। क्या है मैम नाम? गेटरमैन रिएक्शन है। बेटे गेटरमैन रिएक्शन में भी सेम चीज ही होती है, गेटरमैन में भी सेम चीज होती है। आपने लिया एनिलिन, एनिलिन इसकी रिएक्शन करवाई NaNO2 और HCl के साथ, क्या मिला? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बेटे इसकी रिएक्शन अगर Cu पाउडर और HCl लोगे, यहां क्या लिया था? Cu2Cl2, अब क्या ले रहे हो? Cu पाउडर विद HCl, तो तुम्हें मिलेगा क्लोरोबेंजीन, तो तुम्हें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। अगर Cu विद HBr लेते हो तो क्या मिलेगा मैम? तो मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। ये है बेटे आपकी गेटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? गेटरमैन रिएक्शन। बेटा थर्ड रिएक्शन कौन सी आती है? मैम थर्ड रिएक्शन जो हमारी आती है वो यही है, भी बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप Ki के साथ करवाते हो और हीट करते हो तो आयोडोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? आयोडोबेंजीन। थर्ड रिएक्शन हो गई ये वाली। अगर बेटा आपने फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा दो मैम HbF4 के साथ और हीट कर दो। HbF4 के साथ करवाओगे तो फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। बेटा फिफ्थ रिएक्शन जो यहां आती है उसका नाम है हंस डाइकर रिएक्शन। बेटा इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? हम फैटी एसिड सॉल्ट लेते हैं सिल्वर का, बेंजीन के ऊपर COAG होता है। बेटे इसकी रिएक्शन करवाई जाती है Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। कुछ भी नहीं करना, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बच्चे CO2 निकलेगा, एक Br एक Ag के साथ AgBr बनाएगा और साथ में आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। क्लियर हो गया है? सभी बच्चे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स लिखेंगे। सभी बच्चे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स लिखेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा नॉर्मल कंडीशन में अगर मुझे इसको बेंजीन से बनाना है, मुझे क्या करना है मैम? मेरे को बेंजीन से अगर मेरा हेलोएरीन बनाना है तो बेंजीन से कैसे हेलोएरीन बनता है? सिक्स्थ रिएक्शन लिखेंगे। बेंजीन में अगर आप Cl2 ऐड करते हो डार्क और कोल्ड कंडीशंस में, डार्क और कोल्ड कंडीशंस में, तो भी आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। एक और रिएक्शन यहाँ सेवेंथ रिएक्शन में ऐड करना चाहूंगी। अगर आपके पास ऐसे टॉलीन है, टॉलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 का होना, ऐसा है, और इसकी रिएक्शन भी आप Cl2 के साथ कराते हो डार्क और कोल्ड कंडीशंस में, तो बेटा तो भी क्या होगा? ये CH3 एज इट इज रहेगा, इसके साथ एक Cl और जुड़ जाएगा। क्लियर है? ऐसे यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, ये CH3 है तो एक ऐसे पैरा पे जुड़ जाएगा। तो बेटा ये आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया हेलोएरीन्स का। अब हम आगे चलते हैं बेटा
हेलो एरीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो गया है। अब हेलो एरीन्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हेलो एरीन्स की हमें देखनी है। तो एल्काइल हैलाइड की तरह एराइल हैलाइड भी पानी के अंदर नहीं घुलते, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है बना सकते हैं, इस वजह से। दूसरी बात बेटा, एराइल हैलाइड जो होते हैं लेस पोलर होते हैं, क्योंकि इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है। अब बेटा यहाँ से सवाल कहाँ से आता है, मैम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में सवाल बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी से आता है, यहाँ पर सवाल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से आएगा। हमेशा ध्यान रखना बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हेलो एरीन्स के केस में पैरा की सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा होती है, और बॉइलिंग पॉइंट के केस में ऑर्थो की सबसे ज्यादा, फिर पैरा, फिर मेटा होती है। ऑर्थो पैरा मेटा क्या है, इस क्लोरीन के रिगार्ड में ये जगह ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा, ये पैरा है। तो पैरा पे लगा है तो क्लोरीन, ऑर्थो पे लगा ये रहा, और ये मेटा पे लगा है। तो आपका ये ऑर्डर रहता है। मेल्टिंग पॉइंट का कभी भी कारण तुमसे पूछ ले क्या होगा, तो सिमिट्री होती है भाई, पैरा की सिमिट्री सबसे ज्यादा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट का पूछ ले भाई ऐसा क्यों हुआ, तो मैम वॉन्डरवॉल फोर्सेस के कारण हुआ। किनके कारण हुआ भाई, वॉन्डरवॉल फोर्सेस के कारण हो गया। तो बेटा ये आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई है। अब बेटा बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स की क्या होती है। अब हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी बाकी है। तो बेटा हेलो एल्केन्स की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में है। सबसे पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरी है रिएक्शन विद मेटल्स। तो तीनों को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं बेटा, सबसे पहले आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियो में और फिलिक में। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फिलिक का मतलब होता है लविंग। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से जो प्यार करेगा उस पे खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी की जगह लेना, और रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होती है, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है, हेलो एल्केन है, इसके साथ एक न्यूक्लियोफाइल ने आया यहाँ पर, रिएक्शन करी। ये न्यूक्लियोफाइल इस हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसकी ये जगह ले लेगा। जब इसकी ये जगह ले लेगा तो ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी, और एक्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चला जाएगा। ये इन जनरल रिएक्शन है बेटा, जैसे होती है। अब रही बात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरह की होती है, एक होती है SN1, एक होती है बेटे SN2। एक होती है बच्चे SN1, एक होती है बच्चे SN2। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा, SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस आता है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूं बेटा जी। SN2 का मतलब उल्टा पढ़ो, 2 से होगा बायोमोलिकुलर, N से होगा न्यूक्लियोफिलिक, S से होगा सब्स्टिट्यूशन। तो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 क्या होगा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो नाम है उसका उल्टा स्टेप है। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 स्टेप में होती है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। जो नाम है उसका उल्टा। बेटा यहाँ पे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मान लीजिए ये आपके पास हेलो एल्केन है, ये OH नेगेटिव आया जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वो आएगा बेटा, कहाँ से आ सकता है, पहली बात तो ये, क्या वो आगे से आएगा, देखो उसने क्या करना है, Cl की जगह लेनी है। क्या वो आगे से आएगा कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन पे तो पॉजिटिव है, या पीछे से आएगा। बेटा अगर वो आगे से आएगा तो क्लोरीन पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स है भाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो उसको रिपल्शन दे देगा, वो उसको बेटा धक्का दे देगा, दूर कर देगा, अपने पास आने नहीं देगा। सोच करके तो देखो, अगर OH इस तरफ से आता है, सामने से आता है, Cl के सामने से आता है, Cl पे खुद पे नेगेटिव है, वो उसको धक्का देगा, आने नहीं देगा, तो ये OH पिछली वाली साइड से जाकर के अटैच करेगा, ठीक है। और ये जो एक हमारा बीच में आपको देखने को मिल रही है इमेज, ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, नया बॉन्ड बन रहा है, पुराना बॉन्ड टूट रहा है। तो ये इस तरीके से OH जुड़ गया और Cl नेगेटिव यहाँ से यहाँ पे चला गया। OH दूसरी साइड से आ रहा है, तो ये कंपाउंड हमारा इन्वर्जन कंपाउंड कहलाता है। अगर OH उसी जगह पे आ रहा है जहां Cl पहले लगा हुआ था, तो बेटा वो कंपाउंड रिटेन्ड रहता है, जैसा था वैसे रहता है, रिटेंशन रहता है। तो यहां से एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं बच्चे, यहां से एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं मैम भी, हमें इन्वर्जन कंपाउंड मिलता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होता है।
सिंगल स्टेप होता है, OH नेगेटिव सब्स्टिट्यूट कर देता है Cl नेगेटिव को, कहां से, बैक साइड से, इन्वर्जन कंपाउंड देगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगी बेटा, देखो जितना ज्यादा ग्रुप लगे होंगे, 3 डिग्री में तो बहुत सारे ग्रुप है भाई, आने ही नहीं देंगे, अटैक ही नहीं करने देंगे, भारी भरकम ग्रुप होंगे, तो जितना कम डिग्री उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्शरी लीस्ट स्टेबल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे पहले स्टेप में बेटा ये दोनों रिएक्टेंट थे, इसीलिए इसका रेट जो है इन दोनों पे डिपेंडेंट होगा, इन्वर्जन होती है। बात आती है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, बेटा 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में बनता है कार्बोकटायन, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है। मतलब पहले स्टेप में क्या होगा, Br खुद से चला जाएगा, कहेगा बाय 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 बाय, Br चला गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर दूसरे स्टेप में हम न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव अब कहां से आएगा भाई, Br नेगेटिव तो चला गया, अब OH कहता मैं जहां मर्जी से जाऊं, तुम्हें क्या चिंता भाई, पहले तो Cl बैठा था, अब यहाँ नहीं बैठा है, वो पहले ही निकल गया, तो बेटा ये आगे से भी जा सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, इन्वर्जन भी मिलता है, रिटेंशन भी मिलता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन होती है। रेसिमाइजेशन का मतलब होता है इन्वर्जन भी मिल रहा है और बच्चे रिटेंशन कंपाउंड भी मिल रहा है। और यहाँ पे पहले स्टेप में एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, तो रेट सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है क्योंकि कार्बोकटाइन बनता है, इसका ऑर्डर 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2, फिर 1, क्यों, क्योंकि ये कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2, फिर 1 होती है। समझ गए। तो बेटा ये सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ये एक ऑर्डर आपको जो दिमाग में लेकर के चलना है भी, अगर आप बात कर रहे हैं बायोमोलिकुलर SN2 रिएक्शन के लिए, तो हमारा ये ऑर्डर रहने वाला है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाएगा। भी प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होगा, SN1 की बात करते हो तो टर्शरी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे। अब बेटा इसके बाद हम चलते हैं हमारे कुछ टर्म्स पे, जैसे कि इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है, इसको देखते हैं बेटा। इन्वर्जन अभी बताया मैंने उल्टा हो गया, रिटेंशन जहां था वहीं आ गया, रेसिमाइजेशन मतलब इन दोनों का मिक्सचर होना। तो वही चीज है, 3 आउटकम्स होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, आप देख सकते हो जो ए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इज दी ओनली कंपाउंड ऑब्टेन, जिसको हम रिटेंशन कहते हैं। अगर आप ये देखोगे ये ऐसा था, इस पे Y आ गया, X की जगह पे Y आ गया, उसी जगह पे आया तो ये रिटेंशन हो जाएगा। उसकी उल्टी जगह पे आया, यहाँ आना चाहिए था पर इधर आया Y, तो ये क्या होगा, इन्वर्जन होगा। इन दोनों का मिक्सचर A+B क्या होता है, रेसिमाइजेशन। अगर ये 50-50% आपको मिल जाता है तो वो रेसिमाइजेशन हो जाती है। क्लियर होगी है। चलिए जी, अब बेटा इसके बाद हमारी 2 और प्रॉपर्टीज बची हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। एक आती है एलिमिनेशन रिएक्शन, एक आती है रिएक्शन विद मेटल्स। तो बेटा सेकेंड रिएक्शन जो हमारी आती है जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मैम, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, या फिर बेटा और क्या कह सकते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डीई का मतलब मैम होता है रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, हेलोजन मतलब हेलोजन का रिमूवल। सोच करके तो देखो एक बारी ध्यान से, सोच करके देखना एक बारी ध्यान से। मैम मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, ये जो होता है मैम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है। SN रिएक्शन जो है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो एक्वस की प्रेजेंस में होती है, ये एल्कोहलिक में। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, अगर एक्वस आ जाए तो न्यूक्लियोफिलिक कराओगे, एल्कोहलिक आ जाए तो एलिमिनेशन कराओगे। एलिमिनेट करना है किसको भाई, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो अल्फा है, उसके साथ वाला बीटा है, तो अल्फा का हेलोजन और बीटा का हाइड्रोजन हटा दो, उनकी जगह पे एक डबल बॉन्ड को ले आओ। ये होती है बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां से आपको एल्कीन की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। क्लियर हो गया सभी को, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए जी, थर्ड रिएक्शन चलते हैं हमारी, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। क्या है भाई, रिएक्शन है जी मेटल्स के साथ। तो देखिए RX जो है, अगर ये मेटल मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो बेटा ये RMgX बनाता है, जिसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक तरह का ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है जिसमें R पे नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। RMg में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, MgX में आयोनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। तो बेटा इसके अलावा एक लास्ट रिएक्शन हमारी आती है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन, जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। क्या होता है बेटा, जब आप 2 RX के मॉलिक्यूल लेते हो, इसको आप Na के साथ रिएक्ट कराते हो, 2 Na के साथ, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में,
तो देखना क्या होता है, ये दो Na इस दो X को लेकर के दो NaX बनाते हैं और जो R बच जाते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन कर लेते हैं तो RR बनाते हैं। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। क्लियर एवरीबॉडी? तो बेटा ये हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके बोर्ड्स के पेपर में तो आता ही आता है, आएगा ही आएगा भाई, प्रिडिक्टेड है, ठीक है, 100% आता ही आता है। क्या भाई, हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखा सकती हेलो एल्केन की तरह? तो बेटा यहाँ चार ऐसे कारण है जिसकी वजह से हेलो एरीन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखा सकती हेलो एल्केन्स की तरह। क्या क्या कारण है मैम? सबसे पहला रेजोनेंस इफेक्ट, मैम वहां पर वो रेजोनेंस कर लेते हैं क्योंकि बेंजीन रिंग है, ऊपर से आपने हेलोजन लगा दिया है तो यहाँ रेजोनेंस हो जाती है। रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है। बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में RX का बॉन्ड टूटता है, X जाता है तभी न्यूक्लियोफाइल आता है ना, यहाँ पे आप इसको नहीं तोड़ सकते क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। तो पहला कारण तो ये हो गया। अच्छा मैम, दूसरा कारण मैम क्या होता है? बेटा दूसरा कारण होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेटा जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उतना ज्यादा वो कंपाउंड को अपने पास आने ही नहीं देगा भाई, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, जहां पे S का कैरेक्टर 33% होता है और हेलो एल्केन्स में S का कैरेक्टर 25% होता है। यहाँ परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है। आप समझ के रखो, तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, कैसे न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा, आने ही नहीं देगा। तीसरी बात बेटा, आप जानते हो SN1 रिएक्शन में पहले कार्बोकटाइन बनता है। अगर बेंजीन रिंग के केस में ऐसे कार्बोकटाइन में पहले बनाऊंगी तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, इस वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं। और लास्ट केस ये होता है भी बेंजीन रिंग बेटा ऑलरेडी एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, रेजोनेंस हो रही है, उसके ऊपर हेलोजन लगा है, तुम एक और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का अटैक उस पर कराओगे तो उनमें रिपल्शन हो जाएगी। तो ये चार कारण है जिसकी वजह से हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती है। अच्छा मैम, अगर दिखाएं तो किस कंडीशन में दिखा सकती हैं? क्या कोई पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं? हाँ जी बेटा, क्या कंडीशंस है बेटा? अगर आप 623 केल्विन टेम्परेचर लेते हो NaOH के साथ तो ये रिएक्शन पॉसिबल है बेटा, तो OH आएगा इसकी जगह ले लेगा। कब? 623 केल्विन पे। अगर मैम हम और टेम्परेचर घटाएं तो बेटा आपको एक ग्रुप लगाना पड़ेगा, 443 केल्विन पे NO2 ग्रुप लगा दो तो OH नेगेटिव आएगा, NaOH का और Cl की जगह ले लेगा। तो टेम्परेचर चेंज करने से आप ये रिएक्शन करवा सकते हो, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होंगी, नॉर्मल कंडीशन में बेटे नहीं हो सकती हैं। चलिए भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज अब पढ़ते हैं हेलो एरीन्स की। अब लिखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है? पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा हेलोजिनेशन। क्या केमिकल प्रॉपर्टी है? हेलोजिनेशन है। Cl2 की बेटा आप क्या करवा रहे हो, जैसे मान लीजिए हेलोजिनेशन करवा रहे हो, हेलोजिनेशन में बेटा आपको दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। मान लो आपने यहाँ पे क्या लिया, Cl लिया इसकी जगह पे, लेट्स कंसिडर बेटा आपने क्लोरोबेंजीन के केसेस सारे ले रहे हो, Cl पहले से था, अब आपको ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा और पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा। बेटा ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हेलोजिनेशन पॉसिबल है। और कौन सी रिएक्शन मैम पॉसिबल है? बेटा नाइट्रेशन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? नाइट्रेशन। बेटा HNO3 के साथ आप इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्शन करवाते हो तो NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है जो जनरेट होता है, जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जाकर के जुड़ जाएगा। इसी हेलो एल्केन के ऑर्थो पोजिशन पर भी NO2 आ जाएगा, इसी हेलो एल्केन कर पैरा पोजीशन पर भी बेटा क्या आ जाएगा? NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो ये स्टेप होता है नाइट्रेशन। ऐसे ही बेटा जी आपके पास आती है एक सल्फोनेशन। क्या आती है बच्चे? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बेटा H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 का H2SO4 की प्रेजेंस में ही, और यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है दैट इज SO3H पॉजिटिव, जो अगेन बेटा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो Cl यहां लगा है तो पहला SO3H ऑर्थो पे जाएगा, दूसरा जो यहां पर है वो पैरा पर जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया बेटा। इसके बाद आता है एक फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन।
फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, CH3Cl विद एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन होती है, जहां पर बेटा CH3 पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ऑर्थो और पैरा पे जाकर के जुड़ता है। तो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पे एक CH3 आ जाएगा और इसके पैरा पर भी एक CH3 ग्रुप आ जाएगा। ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है, जहां एल्काइल ग्रुप CH3 पॉजिटिव ग्रुप आकर के जुड़ता है। इसके बाद बेटा एक रिएक्शन आती है जिसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जहां पे बेटा CH3C डबल बॉन्ड Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और CH3C डबल बॉन्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। तो इसके ऑर्थो पे C डबल बॉन्ड CH3 और पैरा पर C डबल बॉन्ड CH3 जुड़ेगा। क्लियर है? इसके अलावा बेटा एक रिएक्शन है जिसका नाम है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या करना है, आपने 2 हेलो एरीन लेने हैं, उसकी रिएक्शन 2 Na के साथ ड्राई ईथर में करवानी है, तो 2 NaX निकल जाएंगे प्लस एक बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग के साथ ऐसे अटैच हो जाएगी। क्लियर हो गया है? ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन है बेटा जिसका नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग में एक हेलो एरीन चाहिए, एक हेलो एल्केन चाहिए, 2 Na चाहिए, तो 2 Na 2X को निकल के ले जाएंगे और बेंजीन रिंग पे R ग्रुप आ जाएगा। सो दीज आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। बच्चे ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपने यहाँ लिखी हैं ये किसकी हैं, हेलो एरीन्स की हैं। किसकी हैं, हेलो एरीन्स की हैं। राइट, नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर today's topic, that is what do you think is polyhalogen compounds। बेटा polyhalogen compounds का मतलब क्या होता है, poly का मतलब होता है many, halogen का मतलब हेलोजन। किसी भी एक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा हेलोजन एटम्स का प्रेजेंस होना ही क्या होता है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड कहलाता है। अब इसके यूजेस ही आपको याद करने हैं, MCQ बेस्ड आते हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम में बहुत रेयर केसेस होते हैं भी आता है। ठीक है, तो देखते हैं भाई। पहला आता है डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन जो है एक सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, मैंने पॉइंटर्स में लिखा है, एज अ पेंट रिमूवर। साथ ही साथ बेटा प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स, ये बहुत कॉमन है जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये मेटल क्लीनिंग और फिनिशिंग सॉल्वेंट में यूज होता है, तो इसको स्टार लगा लेना। अगर हम इसका एक्सपोजर कर देते हो तो CNS जो है वो हार्म हो जाती है। कौन भाई, डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2 की बात हो रही है। ठीक है, अगर लोअर लेवल्स पे आप इसका एक्सपोजर करते हैं तो हियरिंग में और विजन में दिक्कत आती है। हायर लेवल पे बेटा नंबनेस हो जाती है, हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं, डिजीनेस होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, इवन कोमा लाइक फीलिंग आने लग जाती है, टिंगलनेस और नंबनेस हो जाती है। ठीक है, ह्यूमन में डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट करोगे तो बर्निंग सेंसेशन होगी और आईज के केस में तो कॉर्निया बर्न हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, इसके अगला कंपाउंड हमारे पास आता है ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3 क्लोरोफॉर्म जिसको कहते हैं। पुराने समय में क्या होता था, जितने जो ये होते थे ना मूवीज में आपने देखा होगा विलन होते थे, वो अगर हीरो से पैसे या कुछ फिरौती लेनी होती थी, CID में भी आपने देखा होगा, वो क्या करते थे, ऐसे मुंह पे क्लोरोफॉर्म लगा देते थे, बंदा बेहोश हो जाता था। लेकिन दैट वाज हाईली हार्मफुल। इसको पेशेंट्स की सर्जरी में भी इस्तेमाल किया जाता था, कोई बहुत ऑपरेशन अगर कोई बहुत बड़ा करना होता था तब भी यूज करते थे, पर आजकल अब इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। तो क्लोरोफॉर्म इज वन ऑफ दैट। अब इसको सेफर एनेस्थीसिया से रिप्लेस कर दिया गया है। साथ ही साथ बेटा अब ये कहाँ यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ फेरॉन रेफ्रिजरेंट R12 में यूज होता है। इसका एक्सपोजर अगर आप करते हो तो लीवर डैमेज हो जाता है, ठीक है, किडनीज डैमेज हो जाती हैं और ये एयर से स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक बहुत ही पॉइजनस गैस बनाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो। क्लोरोफॉर्म स्लोली स्लोली एयर से ऑक्सीडाइज होकर आपको एक पॉइजनस गैस देगा जिसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड है, जिसको फॉस्जीन कहा जाता है। इसीलिए जब भी आप इसको स्टोर करोगे तो एयर टाइट कंटेनर में करोगे और डार्क कंडीशंस में करोगे, वरना ये फॉस्जीन की प्रोडक्शन कर देगा। अच्छा, इसके बाद आता है ट्राई आयोडोमीथेन, CHI3। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज थी, पहले यूज करते थे, अब इसका रिप्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। इससे सवाल नहीं आता, बट यस यू शुड नो। टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 आता है। अगेन आपने देखा होगा बहुत सारी रिएक्शन में अपन CCl4 लिखते हैं, तो इसको एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है बेटा। इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स हो जाएगा। जनरल सॉल्वेंट यूज के लिए यूज करते हैं। अगर इसके कॉमन इफेक्ट देखें तो डिजीनेस, हेडेक हो जाता है, हल्का हल्का सा नोजिया फील होती है, वॉमिटिंग फील होती है, नर्व सेल इंपैक्ट हो जाते हैं,
आई को इरिटेट करता है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो यहाँ पे आप इसकी वजह से फेस करते हैं। रही बात फेरॉन्स की, तो फेरॉन्स की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्लोरोफ्लोरो मीथेन के जो कंपाउंड होते हैं हम उसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितने होंगे, जैसे कि मीथेन और इथेन से जो बनके बने हुए हैं, जैसे फेरॉन 12 ले लो, CCl2F2, ठीक है। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज होता है, ये मैन्युफैक्चर होता है टेट्रा क्लोरोमीथेन से स्वार्ट्ज रिएक्शन के दौरान, ठीक है, फेरॉन्स। इसके बाद बेटा आपके पास आता है DDT। DDT का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम इसका है पैरा पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। पैरा पैराडैश मतलब दोनों बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल मतलब दो फिनाइल रिंग्स हैं, ट्राइक्लोरोइथेन मतलब इथेन है और इस पे इथेन है और इस पे एक पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। सो दिस इज द नेम एंड दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू शुड नो बेटा जी, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ इससे सवाल पूछा जाता है। So my dear students, this was all about our today's session. So this was the mind map of your chapter, that is haloalkanes and haloarenes. बेटा वैसे ये चैप्टर बहुत वास्ट है, पर मैं जितना कोशिश कर पाई इसको आपको समराइज करके देने के लिए बेस्ट पॉसिबल वे में मैंने वो प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स। अगर आपको थोड़ी सी भी स्पीड मेरी फास्ट लगी हो तो बेटा आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं, यू हैव अ ऑप्शंस इन दी सेटिंग्स। आप स्पीड को स्लो करिए, आराम से सुनिए, साथ साथ नोट करिए एंड एंजॉय कीजिए सेशन को। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, पहली बार जब सुन रहे हैं साथ साथ लिख रहे हैं तो दूसरी बार जब सुने तो इसको आप स्पीड पे सुनिएगा ताकि आपकी क्विक रिविजन हो जाए। एंड आई वुड से दैट आई होप सो सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे बेटा जहां पर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का माइंड मैप करेंगे, जहां मेरी अगेन ये कोशिश रहेगी कम से कम समय में आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैं समझा दूं, रिवाइज करवा दूं। तो अच्छे से क्लासेस को अटेंड कीजिए एंड देन दिस माइंड मैप को कंप्लीट कीजिए ताकि क्विक रिविजन आपको मिल जाए आपके सिलेबस के रिगार्ड में। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय जी, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।